हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारे रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस थे वो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, इससे पहले 15 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेटिक्स क्या होते हैं? इमेटिक्स हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी वोमिटिंग को इंड्यूस करवाती हैं, उनको बोलते हैं इमेटिक्स। नॉर्मली हम बोल सकते हैं मान लीजिए कोई हमारी किसी को कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी ने आप कह सकते हैं पॉइजन खा लिया है, या फिर किसी चीज की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो उस टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको वोमिटिंग करानी पड़ेगी। उस वोमिटिंग को कराने के लिए जो हम कंपाउंड दे रहे हैं या फिर जो हम ड्रग दे रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इमेटिक्स। और इमेटिक्स का एग्जांपल है हमारा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है डिफाइन हिमैटनिक्स। हिमैटनिक्स क्या होते हैं हमारे? हिमैटनिक्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्लड की फॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं, अनीमिया को ट्रीट करने के लिए। ओके, आप कह सकते हैं बेसिकली मान लीजिए कोई हमारा एक पेशेंट है, उसमें ब्लड की कमी है, और जो ब्लड की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अनीमिया। अनीमिया बोलते हैं। और उस अनीमिया के ट्रीटमेंट में जो हम कंपाउंड दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? हिमैटनिक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा फेरस सल्फेट। देखिए, these are substances required in the formation of blood and are used for treatment of anemia. Okay, next है हमारा डिफाइन पॉइजन। पॉइजन क्या होते हैं हमारे? ऐसे सब्सटेंस या फिर हम ऐसे कंपाउंड बोल सकते हैं जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं किसी भी, आप बोल सकते हैं कोई बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं या फिर डेथ वाली कंडीशन ला रहे हैं। ओके, जो हमारे एक्यूट पॉइजन होते हैं वो हमारे एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं, सुसाइड केस भी हो सकता है, कुछ क्रिमिनल पर्पस से भी किए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली हम पॉइजन किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो हमारे डेथ लाइक कंडीशन ला सकते हैं या फिर हमारी कोई बीमारी को बहुत किसी की भी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क डालते हैं, उनको बोलते हैं पॉइजन। अच्छा, पॉइजन के अगेंस्ट नेक्स्ट है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट क्या होते हैं हमारे? ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पॉइजन को, मान लीजिए किसी ने पॉइजन खा लिया, तो उसको उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं या फिर जो हम कंपाउंड देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एंटीडोट। जैसे कि ये एंटीडोट जो हमारा ग्रीक वर्ड से मिलके बना है एंटीडोनल। एंटीडोनल का मतलब होता है गिविंग अगेंस्ट। पॉइजन के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? एंटीडोट। ओके, इसका एग्जाम्पल है हमारा सोडियम नाइट्राइल। अच्छा, आप कोई भी कंपाउंड लिखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है एंटीडोट, तो आपने जैसे डेफिनेशन लिख ली, एंटीडोट इज अ सब्सटेंस दैट कैन काउंटर act a form of poison. The term antidote in Greek word antidonal meaning given against. तो आपने जैसे डेफिनेशन लिखी, आप साथ में इसका एक एग्जाम्पल भी देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच इज डिफाइंड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं हमारे? एस्ट्रिंजेंट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन को और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अच्छा, हम कह सकते हैं मान लीजिए कोई भी हमारा एक पेशेंट है, उसको आपने बोला कि उसके कट लग गया। ठीक है, कट लगा है, अब कट लगने पे ब्लीडिंग होगी, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? कई बार ऐसे कंपाउंड लगा देते हैं जो ब्लीडिंग को रोकते हैं। ब्लीडिंग रोकेंगे कैसे? वो क्या करेंगे? वो प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, पीपीटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट बनता है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने लगता है। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो वो क्या करेगा? उस ब्लीडिंग को रोक देगा। ओके, इसका एग्जांपल है पोटास एलम जिंक सल्फेट। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जैसे कोई शेविंग कर रहा है, तो शेविंग करते टाइम जैसे कट लग गया तो वो क्या करते हैं? बार्बर लोग जो होते हैं वो वहां पे पोटास एलम रब कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो ब्लीडिंग होती है वो ऑन साइड उसी टाइम पे रुक जाती है। उसको वो क्या हो रहा है वहां पे? जो पोटास एलम है, जो फिटकरी है, वो हमारा क्या है? एस्ट्रिंजेंट है। वो क्या करता है? प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करके वहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है।
नेक्स्ट है हमारा डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? रेडियो फार्मास्यूटिकल हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये हमारे रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं। मान लीजिए किसी की भी कोई डिजीज है या फिर आप बोल सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम यूज कर रहे हैं किसी ह्यूमन डिजीज में पता करने के लिए या फिर उनको ट्रीट करने के लिए। मान लीजिए किसी को कैंसर है, ओके, तो आपको अगर कैंसर डिटेक्ट करना है तो आप नॉर्मली कैंसर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप उसको डिटेक्ट करने के लिए आप कोई ना कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल टेक्निक यूज करेंगे। तो वो जो रेडियो एक्टिव के थ्रू आप जो डायग्नोज कर रहे हैं या फिर किसी जैसे आप बोल सकते हैं ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, तो वो दोनों चीजें क्या है? हमारी रेडियो फार्मास्यूटिकल है। और रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, रेडियो एक्टिव कंपाउंड, जो यूज किए जाते हैं किसी भी डिजीज को, ह्यूमन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन एलिमेंट एमिट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो कोई रेडियो एक्टिविटी क्या है? हमारे कुछ कंपाउंड होते हैं जो अपने अंदर से कुछ रेज निकालते हैं। मान लो ये कंपाउंड है कार्बन, ये अपने अंदर से कोई रे निकालेगा और रेज कैसी होंगी? आपकी जो इनकी किरणें होंगी वो होंगी अल्फा, बीटा, गामा। तो इनकी कुछ ना कुछ अपनी पोटेंसी होगी। ओके, ये अपने अंदर से तो ये जब अपनी रेडियो एक्टिव ये अपनी रेज निकाल रहा है, रेडियो एक्टिव रेज निकालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है? रेडियो एक्टिव कंपाउंड। और इसकी जो प्रोसेस है जिससे ये पर्टिकुलर जो आपका कंपाउंड है ये अपनी रेज निकाल रहा है, इस प्रोसेस को, जो उसकी रेज निकालने की प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिविटी। और जो वो कंपाउंड है वो क्या है? आपका रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो अपने अंदर से अल्फा, बीटा, गामा रेज निकाल रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? ये हमारा ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हमारा कोई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है। ओके, इसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। आप बोल सकते हैं मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड है, उसका इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियली आपने मान लीजिए कोई वो आपका 100 mg था, ओके, बट आफ्टर आप बोल सकते हैं 30 मिनट बाद वो अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना हो गया? हाफ हो गया, 50 mg बचा। तो ये जो 30 मिनट है, जिस टाइम पीरियड में ये अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जा रहा है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे? उस पर्टिकुलर कंपाउंड का टी हाफ। यही लिखा है, दैट टाइम ड्यूरेशन फॉर एनी रेडियो एक्टिव कंपाउंड इन विच इट्स रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ। और इसको हम डिनोट करेंगे टी हाफ से। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? रेडियो एक्टिव डिके, जो मतलब जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो डिके हो रहा है, जो डिकम्पोज हो रहा है हाफ टाइम में, उसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। और टी हाफ क्या है? इसकी हाफ लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 है डिफाइन रेडियो आइसोटॉप्स एंड रेडियो आइसोबार्स। रेडियो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं या फिर ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका जो एटॉमिक वेट है या फिर एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है। जैसे नॉर्मल हम आइसोटॉप्स पढ़ते थे, इसी तरीके से हमारे रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं। बस क्या होगा? वो ऐसे सब्सटेंस होंगे जो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेज निकालते हैं, उनको बोलते हैं। रेडियो आइसोबार्स क्या होंगे? ये क्या करेंगे? ये इनका एटॉमिक मास तो सेम होगा बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंस होगा, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रेडियो आइसोबार्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्यों किए जाते हैं? सबसे पहले कि कोई हमारा, आप मान लीजिए आपने कोई न्यू कंपाउंड बनाया, फिर कोई भी आपका कंपाउंड है, उसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी तो नहीं चली गई जो हमारे लिए हार्मफुल हो। जैसे आर्सेनिक एक लिमिट से ज्यादा चला गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल होने लगा। लेड है एक लिमिट से ज्यादा गया तो वो हमारे लिए हार्मफुल होने लगा। एक तो ये डिटेक्ट करने के लिए, दूसरा जो हमारा अवॉइडेबल अमाउंट है इम्प्योरिटी का, वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। मान लो आपने आर्सेनिक की जो आईपी लिमिट है वो पढ़ी थी कि 60, मतलब ये आपकी 10% प्लस माइनस चल सकती है कि 10% होगा तो चल जाएगा। बट आपके कंपाउंड में कितनी चली गई? अगर 9 गई तो ठीक है, अवॉइडेबल है, हम अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर ये 10 से 11 चली गई तो क्या आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते? अनअवॉइडेबल अमाउंट होते हैं। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट फॉर्मूला ऑफ इप्सॉम सॉल्ट।
इप्सॉम सॉल्ट क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ओके, MgSO4। अच्छा, ये जैसे इप्सॉम सॉल्ट है, आप कोई भी कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसका सिनोनिम जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे जब आपका एग्जाम हो तो आपसे उस पर्टिकुलर कंपाउंड का सिनोनिम देके उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट द फॉर्मूला फॉर एंड यूजेस ऑफ ग्रीन विट्रोल। विट्रोल क्या होता है, ये हमारा फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा ग्रीन कलर का होता है इसलिए हम इसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला है FeSO4 फेरस सल्फेट। यूज क्या है, ये हमारा हिमैटनिक्स की तरह यूज होता है, और जो हमारे लिविंग टिश्यू की ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है उसको भी हम, उसके लिए भी हमारा ये नेसेसरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। अल्फा, बीटा, गामा रेज में क्या डिफरेंस होगा, जो मास होगा अल्फा पार्टिकल्स का, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं उसका मास क्या है, वो बहुत ज्यादा है, और जो हमारे बीटा पार्टिकल्स है उसका अगर हम अल्फा के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा कम है, और गामा का क्या है, वो बिल्कुल उसका कोई मास ही नहीं होता। आप कह सकते हैं कि आपने 3 कंपाउंड ले रखे हैं, ठीक है, या फिर आपने 3 पानी की बोतल ले रखी है, एक में आपका पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, उसको हम क्या मान के चल रहे हैं, अल्फा। दूसरी पानी की बोतल में इससे थोड़ा सा कम है पर है, और तीसरे में क्या है, वो बिल्कुल खाली बोतल है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, गामा। नेक्स्ट है इसमें जो इसकी पेनिट्रेशन पावर होगी अल्फा की, वो वेरी लेस होगी। मतलब पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, आप कह सकते हैं जो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने की या फिर किसी भी चीज को पार करने की, ठीक है। आपने मान लिया आपने सेल, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर जो पेनिट्रेशन, जो अल्फा रेज होंगी वो बहुत ज्यादा मुश्किल से घुसेंगी, या फिर वो उसके अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगी। पर जो बीटा रेज होती हैं उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो अगर हम अल्फा के कंपैरिजन में देखें तो वो हाई होती है, और जो गामा की रेज होती है, गामा रेज होती हैं, उनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अब खुद ही देखिए, अगर कोई मोटा इंसान है, ठीक है, हमने क्या किया, पेनिट्रेशन पावर हम लेके चल सकते हैं, मान लो ये सेल है, ठीक है, अब इस सेल के बीच में थोड़ा सा तो स्पेस होगा ना, तो अब जो मोटा इंसान है, अल्फा पार्टिकल्स है, उसका वेट ज्यादा है, कोई मोटा इंसान है उसका वेट है 100 किलो, और जो ये गेट का रास्ता है वो सिर्फ बहुत पतले इंसान के लिए बना हुआ है, तो ये यहां से निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है अल्फा पार्टिकल को निकलने में दिक्कत होगी, बहुत मोटा है। जो बीटा पार्टिकल है वो थोड़ा पतला है कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, तो वो ठीक है, उसको दिक्कत होगी पर फिर भी वो निकल जाएगा। और जो गामा पार्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा पतला है, वो इजीली निकल जाएगा क्योंकि उसके अंदर वेट ही नहीं है, मास ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो हमारा कैथोड की तरफ मूव करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बीटा पार्टिकल होगा वो हमारा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। ओके, और जो हमारा गामा पार्टिकल है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ही नहीं होगा, वो हमारा स्ट्रेट रहेगा। अब बोल सकते हैं अगर हम इसको नॉर्मली बनाएं, ठीक है, मान लो इसके अंदर हमारी अल्फा बीटा गामा रेज निकल रही हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या लगा है, कैथोड, और यहाँ पे क्या लगा है, हमारा एनोड। ओके, और यहाँ से हमारी रेज निकल रही हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारा न्यूट्रल है। तो जो हमारी अल्फा रेज होंगी वो क्या है, वो हमारी कैथोड की तरफ मूव करेंगी, ये क्या है, हमारी अल्फा रेज। जो बीटा रेज है वो हमारी एनोड की तरफ मूव करेंगी, और जो गामा रेज है उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो क्या करेंगी, वो हमारी सीधे निकल जाएंगी। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, और इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। इसमें क्या होगा, ये हमारी एक्वस सॉल्यूशन के लिए होती हैं, जो मतलब आर्हीनियस ने क्या बताया था, आर्हीनियस ने अगर हम नॉर्मल टर्म में देखें तो आर्हीनियस ने बोला था कि आपका कोई भी कंपाउंड है, ओके, मान लीजिए कोई भी आपका सब्सटेंस है, जब आप उसको, या फिर उन्होंने बताया था कि जो आपका एसिड है ना, जब आप उसको किसी भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, या फिर आप वो ब्रेक होगा किसमें, एस पॉजिटिव आयन में, और जो बेस है वो किसमें होगा, OH नेगेटिव आयन में। जो आर्हीनियस ने बताया था, उन्होंने क्या कहा था, जो एसिड है अगर आप उसको किसी भी चीज में वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा H पॉजिटिव आयन में ब्रेक डाउन होगा, और जो हमारे बेस होंगे वो किसमें होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन में। ये थ्योरी बताई थी, पर ये क्या था, ये सिर्फ लिमिटेड थी किसके लिए, ये सिंपल से लिमिटेड थी हमारे एक्वस सॉल्यूशन के लिए,
ठीक है। तो ये हमारी क्या होती थी, ये उन सब्सटेंस के लिए जो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते थे, ये सिर्फ वाटर के लिए होती थी, पर कुछ होते थे जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते थे, उनके अलावा भी कुछ सब्सटेंस होंगे ना जो हमारे अदर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहे हैं, तो उनके वहां पे आके ये वाली थ्योरी हमारी फेल हो गई। तो लिमिटेशन क्या होती है, जहां पे आके आपकी थ्योरी फेल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है सम सब्सटेंस एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बेस थ्रू दे डू नॉट कंटेन कुछ हमारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन नहीं करते हैं, वहां पे आके भी आपकी थ्योरी फेल हो जाती थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया क्या होती है, हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट नहीं कर पाता है। जब आपने पढ़ा होगा जो हमारे एसिडिफायर्स होते हैं वो हमारे कब दिए जाते हैं, एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन में। एक्लोरहाइड्रिया हमारी सिंपल सी वो कंडीशन होती है जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है, गैस्ट्रिक एसिड नहीं बन पाता है। ओके, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम देते हैं वहां पे हम एसिडिफायर्स को देते हैं और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया। ओके, thanks for watching. If you have any doubt in any subjects of B.Pharm 1st to 8th semester, drop your question in comment section. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।